हेलो दोस्त, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम फिर से 10 क्वेश्चन लेने वाले हैं। नीट 2022 का ही क्वेश्चन, इतना बेहतरीन तरीके से सॉल्यूशन मिलेगा कि आपको जस्ट यहाँ पे देखना है। लेकिन वीडियो शुरू से करने से पहले मैं एक बात आपसे बोलना चाहूँगा। ऑडियंस दो प्रकार के होते हैं जनरली। एक ऑडियंस ऐसे हैं जो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि सब्सक्राइब करते हैं, उनको फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके पास सब्सक्राइबर बेस कितना है, उनको कंटेंट से फ़र्क पड़ता है कि आपके कंटेंट में दम है कि नहीं है। लेकिन हाँ, ऐसे सब्सक्राइबर कम है तो आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। अगर आपको कंटेंट में दम लगता है तो बिल्कुल आप सपोर्ट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ताकि बहुत सारे नीडेड पर्सन को बेनिफिट हो जाए इससे। क्योंकि ज़्यादातर तो भेड़ चाल वाले ही लोग हैं, मतलब देखते हैं कि बाद में आपके चैनल पे कितना सब्सक्राइबर बेस है, उनको कंटेंट से फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसे लोग ज़्यादा हैं, आगे चल के ऐसे लोग भी सब्सक्राइब करेंगे, तो आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। तो अब हम बिना बात करते हुए डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। और क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं एक बात आपसे ज़रूर बोलूँगा कि मेरे जो भी क्वेश्चन बताऊँगा, समझाऊंगा, तो एक एक बात को ध्यान से सुनना और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। क्योंकि तुम्हें नहीं मालूम कि किस समय सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात बोल दूं जो आपके एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा वैल्यू ऐड कर सकता है। समझ रहे हो? तो अगर एजुकेशनल वीडियो सिर्फ मेरा ही नहीं, कहीं पे भी देख रहे हो तो लास्ट तक ज़रूर देखना। तो नाउ लेट्स गो टू द क्वेश्चन। मेरे दोस्त, आपके स्क्रीन पे एक नया क्वेश्चन आ चुका है। इसको सही तरीके से आपको टैकल करना है, ठीक है? और फिर ईजिली आप करके ले जाओगे। तो इस क्वेश्चन में है काफ़ी ईजिली मेरे दोस्त। एक क्वेश्चन ऐसा है ना, कंसेप्ट नहीं आता फिर भी ऑप्शन इतना घटिया दिया हुआ है। हाँ, इतना घटिया ऑप्शन है कि ईजिली तुम कर ले जाओगे, ठीक है? ऐसा क्वेश्चन है, एग्जाम में आपसे बनना ही बनना चाहिए था। जस्ट आपको कंसेप्ट मालूम होता तो। बेसिक ना अपन पढ़ते हैं, इससे सीखोगे भी काफ़ी कुछ, फ्यूचर में आपको काफ़ी बेनिफिट देगा ये क्वेश्चन। तो बोल रहा हूँ ना, सिर्फ पीवाईक्यू प्रैक्टिस करो मेरे दोस्त, तुम्हारा सिलेक्शन गारंटेड होगा। क्योंकि पीवाईक्यू से अगर तुमने सही तरीके से कर लिया ना तो मोर देन 80% मेरे दोस्त क्वेश्चन का होता है सिर्फ पीवाईक्यू करने से ही तुम्हें बन जाएगा। अच्छे तरीके से पीवाईक्यू करो ना तो 80% से ज़्यादा क्वेश्चन तुमसे खुद बनने वाले हैं। जस्ट इसके लिए कंडीशन क्या है कि उसको अच्छे तरीके से पीवाईक्यू करो। हर क्वेश्चन को समझो, हर एक ऑप्शन को बारीक तरीके से समझो, हर छोटी छोटी बातों को अपने दिमाग में रिटेन करो। क्वेश्चन करते समय छोटे छोटे गलतियां नहीं हो, जिसको तुम बोलते हो सिली मिस्टेक। एक्चुअली सिली मिस्टेक की कैटेगरी में मत रखो उसको। सिली मिस्टेक बोल के तुम बार बार सेम गलती करते हो, तो वहाँ पे काम करने की ज़रूरत है। तो अपन इसका सोल्यूशन देखते हैं, ठीक है? क्वेश्चन क्या बोलता है? व्हेन द लाइट प्रोपोगेट्स थ्रू अ मटेरियल मीडियम, ठीक है? कोई मीडियम है, ठीक है? रिलेटिव परमिटिविटी एंड रिलेटिव परमेबिलिटी दे रखा है। देन द वेलोसिटी भी बताना है, ठीक है? उस मीडियम में वेयर सी द वेलोसिटी ऑफ वैक्यूम। समझ में आ रहा? तो अब देखो क्वेश्चन एक्चुअली बोल कर रहा है, ये मीडियम है, ठीक है? कोई मीडियम है, ठीक है? जहाँ पे ईयर दिया हुआ है, म्यूअर दिया हुआ है। अब ये मीडियम से लाइट जाती है, ठीक है? पहले क्या था, ये वैक्यूम में लाइट आ रही थी। वैक्यूम में क्या था, स्पीड c था। तो ये मीडियम में क्या होगा स्पीड, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, v की वैल्यू क्या होगा, ये पूछ रहा क्वेश्चन। समझ में आया तुम्हें? तो मेरी बात को ध्यान से सुनना। तुम्हें बिल्कुल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट तुम टिक करोगे, ठीक है? आंसर क्या है बात को, यहाँ पे क्या है, v की वैल्यू बताना है, ठीक है? v क्या होगा मटेरियल के अंदर। तो इसके लिए क्या करना है तुम्हें, अगर यहाँ पे c था तो अगर कोई मीडियम से ट्रेवल कर रहा है, तुम्हें ये बात तो नॉलेज है ना कि सबसे ज़्यादा स्पीड कितना वैक्यूम में होता है। सबसे ज़्यादा स्पीड कहाँ पे हो सकता है, वैक्यूम में। उसके बाद क्या होता है, मटेरियल, कोई सा भी मटेरियल में जाए जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ ना कुछ हो, वहाँ पे स्पीड घटेगा। समझ में आ रहा? तो ऐसा ऑप्शन देखो जहाँ पे स्पीड c से कम हो, c का फैक्टर हो। देखो ऑप्शन, अब देखो फर्स्ट ऑप्शन क्या लिखा है, v इक्वल टू सी। ये कभी हो सकता है क्या, c का फैक्टर होना चाहिए, v c के बराबर नहीं हो सकता, c से कम होगा। तो v जो, अरे मेरे दोस्त, c का तो फैक्टर होना चाहिए ना। ये म्यू आर ईयर क्या है, c के टर्म्स में कुछ होगा ना। ये म्यू आर अपॉन ईयर क्या है, ये देखो थर्ड ऑप्शन। देखो मेरे दोस्त, बर्बाद है सब। फोर्थ ऑप्शन डायरेक्ट टिक करो, आगे बढ़ो। ये चाहिए, इस तरह का क्लियरिटी होना चाहिए। 10 सेकेंड में क्वेश्चन बनते हैं, बशर्ते तुम्हें मालूम होना चाहिए, ठीक है? तो अब कंसेप्ट बता देता हूँ तुम्हें, ठीक है? याद रख लेना, नेक्स्ट टाइम काम आएगा। तो एक्चुअली क्या होता है कि स्पीड ऑफ लाइट किसी मीडियम में है, फॉर एग्जांपल v
क्या मीडियम स्पीड क्या है v है, तो c अपॉन सम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम होगा, ठीक है, म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका माना, ठीक है, ईटा मान लो या म्यू से बोलते हैं, ठीक है, इसको ईटा से भी लोग बोलते हैं, ठीक है, तो c अपॉन ईटा बोल दो, ठीक है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ठीक है, ये क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। अब क्या होगा, v इज इक्वल टू सी अपॉन अंडर रूट म्यू आर ई आर होगा। अब नेक्स्ट टाइम से क्या डिनोट करना है कि ये क्या होता है, ईटा होता है, इस सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, ईटा इक्वल टू अंडर रूट म्यू आर ई आर होता है। समझ में आ रहा है, ये ध्यान रखना, नेक्स्ट टाइम सेम अगली बार रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे सकता है तुम्हें, सेम कंसेप्ट को कहाँ पूछ सकता है, वो रे ऑप्टिक्स में पूछ सकता है। तो ध्यान रखो, म्यू आर इंटू ई आर का अंडर रूट इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। अच्छे से फार्मूला को रट लेना, समझ में आ रहा है, पूरा जो बॉक्स में लिखा है ना, वेलोसिटी इक्वल टू सी अपॉन सम फैक्टर, किसको इसको रिटेन कर लेना ब्रेन में, क्योंकि इसका बहुत जगह काम आएगा। समझ में आ रहा है, तो ये होता है कंसेप्ट। आई होप तुम्हें समझ में आ गया। तो ना आपके स्क्रीन पे नया क्वेश्चन आ गया, अब इसको ट्राई करो, ठीक है, उसके बाद अपन सॉल्यूशन देखते हैं। आई होप तुमने ट्राई कर लिया होगा, ठीक है। तो एक्चुअल में क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ठीक है, पढ़ो जरा। द टू रजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है, 100 ओम एंड 200 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल, देखो पैरेलल में दे रखा है। द रेशियो ऑफ द थर्मल एनर्जी डेवलप इन रेजिस्टेंस 100 एंड 200 इन अ गिवन टाइम। रेशियो पूछा है, ठीक है, जाहिर सी बात है, सोल्व करो। देखो क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है ये R1 है, ठीक है, R2 है, दोनों कौन से पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड है, ठीक है। देन द रेशियो ऑफ द थर्मल एनर्जी पूछ रहा है। तो यहाँ पे अपन का क्या है कि क्वेश्चन क्या है, ये दे रखा है कि दो कनेक्टेड है आपस में, पैरेलल में कनेक्टेड है, दो रजिस्टर, ठीक है। अब R1 की वैल्यू क्या है, 100 ओम, R2 की वैल्यू क्या है, 200 ओम, ठीक है। अब एक्चुअल में क्या पूछ रहा है कि H1 अपॉन H2 बताओ क्या होगा। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि H1 बाई H2 का रेशियो बताना है, ठीक है। अब H1 क्या है, हीट डेवलप अक्रॉस द रजिस्टर, तो हीट क्या होगा, देखो हीट का फॉर्मूला क्या होता है, तो हीट का फॉर्मूला क्या है, आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। समझ में आ रहा है। अब मेरे दोस्त बहुत लोग सोचेंगे इसके तो बहुत सारे फार्मूला होता है, कौन सा फार्मूला लगाना चाहिए यहाँ पे, कौन सा नहीं लगाना चाहिए, कौन सा एक्चुअली लगेगा। एक तो ये फार्मूला होता है, एक और हीट का फार्मूला क्या होता है, एच इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी। अब मेरे दोस्त, अब तुम बताओ, एक्चुअली सोचो कौन सा फार्मूला यहाँ पे लगाना चाहिए और क्यों लगाना चाहिए, क्योंकि बहुत लोग लगा लेते हैं लेकिन उनको रीजन नहीं मालूम होता है, तो कई बार सही लगा लेते हैं और कई बार गलत फार्मूला लगाते हैं, तो कई बार उनका आंसर सही आता है, कई बार गलत आता है, क्योंकि उनको एग्जैक्ट रीजन नहीं मालूम होता है कि क्यों अपन फार्मूला के स्विच करते हैं, कि कभी ये लगाएं कि कब ए लगाएं। समझ में आ रहा है। तो देखो सॉल्यूशन को ध्यान सुनो, देखो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा, ये पोटेंशियल डिफरेंस ड्रॉप अक्रॉस भी पोटेंशियल है, दोनों में सेम होगा, चाहे R1 रेजिस्टेंस की बात करूं चाहे R2 की करूं, दोनों में पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा, दोनों के क्रॉस सेम होने वाला है। इसलिए अपन किस फार्मूले को प्रीफर करेंगे, जहां पे वेरिएबल कम हो। तो देखो अब क्या है, पहले फार्मूला में हीट क्या होगा, आई स्क्वायर इंटू आर टी, तो यहाँ पे क्या है, टाइम सेम है, ठीक है, सेम टाइम की बात कर रहे हैं, तो दोनों में टाइम सेम हो गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, R1 का रेजिस्टेंस यहाँ पे पुट करेंगे तो अलग आएगा, I1, अब इसमें करंट अलग फ्लो होगा ना, I1 और I2, तो अपन को I1 मालूम है और I2 मालूम है, नहीं मालूम, तो कौन सा फार्मूले को प्रीफर करेंगे, जहाँ पे कम वेरिएबल हो। तो इसमें क्या है, जहाँ से अपन आंसर तक पहुँच जाए, करेक्ट आंसर तक, तो एक यहाँ पे क्या होगा कि करंट भी वेरिएबल होगा, रेजिस्टेंस भी वेरिएबल होगा, लेकिन यहाँ पे क्या है, सिंस पोटेंशियल दोनों के क्रॉस सेम है तो भी सेम हो गया और टाइम सेम होगा, तो सिर्फ हीट क्या है, हीट डेवलप इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस है। यानी कि यहाँ से कंक्लूजन क्या निकलता है, हीट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। जस्ट एक कंसेप्ट लगाना है मेरे दोस्त। तो देखो सॉल्यूशन कितना आसान होगा, H1 अपॉन H2 इज इक्वल टू
R2 अपॉन R1, तो पुट करो 200 अपॉन 100, 2:1 आंसर। आगे बढ़ो। तो देखो अगर तुम्हें रीजन मालूम होगा ना तो विथ इन ए सेकेंड का क्वेश्चन है, 10 सेकंड में तुम टिक करके आते, क्योंकि तुम्हें कंक्लूजन क्या, एक्चुअली इंसान फंसता कहाँ पे ऐसे क्वेश्चन में, फंसता यहीं पे कि कौन सा फार्मूला लगाऊं, कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि उसके ब्रेन में दोनों फार्मूले सेम टाइम पे आ जाते हैं, तो कंफ्यूज होता है कि कौन सा फार्मूला लगाऊं, इसमें सोचने में टाइम वेस्ट करता है, उसको एक्चुअली फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंच भी नहीं पाता कि कौन सा लगाना चाहिए। बहुतों के साथ सेम प्रॉब्लम होता है मेरे दोस्त, बहुत लोगों से बात होती है, बहुत सारे जान पहचान वाले हैं, रिश्तेदार वाले दोस्त लोग जो तैयारी कर रहे हैं नीट का, क्वेश्चन लगाते हैं तो सेम प्रॉब्लम में फंसते हैं। तो वो बात को मैं क्लियर करना चाह रहा हूँ ताकि नेक्स्ट टाइम से आपसे गलती ना हो। तो क्या ध्यान रखना है, पहले चेक करना है कि दोनों फार्मूला में अपने सिचुएशन से कौन सा मैच हो रहा है, जिस फार्मूले में सबसे कम वेरिएबल हो उसी का इस्तेमाल करना है। जैसे फर्स्ट फार्मूले में क्या था, H1 = I1² इंटू R1 इंटू T, टाइम दोनों में सेम हो गया लेकिन I1 डिफरेंट होगा, R1 में अलग I1 होगा, R2 में अलग I2 फ्लो होगा, तो दोनों का करंट का तो बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, और सिंस R1 R2 दिया हुआ है तो I1 I2 तो मालूम होना चाहिए, जब भी तो मैं उस फार्मूले से निकाल लेता। लेकिन सेकेंड केस में क्या था कि हीट = V² अपॉन R इंटू T था, वहाँ पर टाइम कॉन्स्टेंट था। अब पोटेंशियल भी पैरेलल के केस में कांस्टेंट होता है, समझ में आ रहा है? ये छोटी छोटी बातों को ध्यान रखना होता है, इसीलिए यहाँ क्वेश्चन में पैरेलल तुम्हें नाम शुरू में ही मेंशन कर रखा है। अगर यहाँ पे पैरेलल मेंशन नहीं करता तो क्वेश्चन गलत होता, क्योंकि यहाँ पे 2 वेरिएबल था, फिर तुम कर ही नहीं पाते, इसलिए पैरेलल सीरीज का इंपॉर्टेंट आ जाता है यहाँ पे। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी क्वेश्चन क्या बोलता है, बॉडी ऑफ मास 60 ग्राम, देखो एस यूनिट देखो क्या 60 ग्राम लिखा है, एक्सपीरियंस अ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ 3 न्यूटन व्हेन प्लेस्ड इन अ पर्टिकुलर पॉइंट, किसी पॉइंट पे रखा गया है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट द, इसका मतलब क्या पूछे, वहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या है। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना इलेक्ट्रोस्टैटिक के केस में, उसी पे यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड होता है। तो तुम्हें सिंपल तरीके से बता दूँ तो कुछ नहीं, जी के बारे में पूछ रहा है कि उस वहाँ पे जी का वैल्यू क्या होगा, एक्चुअल में जी का वैल्यू वहाँ पे क्या होगा एट ए पर्टिकुलर पॉइंट, समझ में आ रहा है? तो देखो अब समझो जरा क्या बोल रहा है क्वेश्चन, अ बॉडी ऑफ मास, इसका मास दिया हुआ है, ठीक है, मास बॉडी का कितना है 60 ग्राम है, यानी कि 60 × 10⁻³ kg, कन्वर्ट कर लिया kg में, ठीक है, इसको रख लिया, काम आएगा बॉक्स में। एक्सपीरियंस अ ग्रेविटेशनल फोर्स, अब फोर्स क्या है Fg का वैल्यू दे रखा है, ग्रेविटेशनल फोर्स ही हुआ ना Fg = 3 न्यूटन दे रखा है, ठीक है, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ से अर्थ से इस पॉइंट, यहाँ पे इस पॉइंट की बात कर रहे हैं, लेट्स पर्टिकुलर पॉइंट P है, ये अर्थ है, ठीक है, देन द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, तो यहाँ पे जी की वैल्यू क्या है, यहाँ पे G' मान लिया, तो G' की वैल्यू क्या होगा पॉइंट P पे, ये क्वेश्चन पूछ रहा है, और क्या, इसके अलावा तो कुछ पूछ ही नहीं रहा है। वाइट पेन, तो अब डायरेक्ट यहाँ पे आ जाओ, Fg = 3 न्यूटन, इसी पॉइंट पे क्या है, पॉइंट P है, तो यहाँ पे फोर्स क्या हो रहा है Fg' की वजह से, एक्चुअली ये G' है ना इस पॉइंट पे माना अपन ने, तो G' की वजह से 3 न्यूटन है, ठीक है, तो Fg = 3 न्यूटन = m × G', ठीक है, तो G' की वैल्यू बताना है, तो जस्ट यहाँ पे m की वैल्यू पुट करो, 60 × 10⁻³ × G', अब G' को वैल्यू निकालना है, तो 3/60 × 10⁻³ है, तो ऊपर ठीक है बाद में कैलकुलेशन कर लेंगे, ठीक है, तो अपन देखो 3/6 इंटू ऊपर 100 चल जाएगा, तो 1/2, इट मीन्स 50 न्यूटन, और देखो सिंस फोर्स 3 न्यूटन में था और जो अपना मास था एक इसमें था, केजी में अपन ने कन्वर्ट कर लिया, तो मास नीचे आया था, तो अपॉन केजी नीचे, तो 50 न्यूटन पर केजी, न्यूटन पर केजी डायरेक्ट आ गया, अपन को यूनिट में चाहिए था, यूनिट में मिला दिया, तो 15, अब ऑप्शन अपना कौन सा है, सेकंड ऑप्शन आंसर है। आई होप तुम्हें सॉल्यूशन समझ में आया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का ये अपना लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है,
तो इसको पढ़ते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं इसका, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोलता है, अ लाइट रे फॉल्स ऑन अ ग्लास सरफेस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ग्लास सरफेस का म्यू दे रखा है, ठीक है, एट एन एंगल 60 डिग्री, ठीक है। द एंगल बिटवीन द रिफ्रैक्टेड एंड रिफ्लेक्टेड रेस, ठीक है, वुड बी, निकाल लो। क्या बोले, ये ग्लास मान लिया अपन ने, ठीक है, एक ग्लास है जिसका म्यू ऑफ ग्लास क्या दिया है, √3, ठीक है। तो अपन देखते हैं, ठीक है, लेट सपोज ये नॉर्मल हो गए, यहाँ से इंसिडेंस रे आई, ठीक है, आई, और इधर की तरफ आर गया, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो यहाँ पे क्या, इंसिडेंस रे और रिफ्लेक्टेड रे, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रे का बराबर होता है नॉर्मल के साथ, ये तो मालूम है ना कंसेप्ट। तो यहाँ पे क्या है, 60 डिग्री पे इंसिडेंस हुई है नॉर्मल के साथ ही, तो ये 60 डिग्री, तो ये भी 60 डिग्री, समझ में आया। तो अब तुम देखो, ये रिफ्लेक्टेड रे हो गया, रिफ्लेक्टेड रे, तो रिफ्लेक्टेड रे क्या होगा, इसके नॉर्मल के करीब रहेगा, यानी कि ये होगा, तुम्हें या आगे वाले पार्ट को भूल जाना, यहाँ तक देखो, तो ये क्या होगा, रिफ्लेक्टेड रे, तो आर डैश बोल देता हूँ, ठीक है इसको, तो यहाँ पे एंगल आर आ जाएगा। तो ये आर की वैल्यू निकाल लो। तो ये एक्चुअल क्या पूछ रहा है, फाई, क्वेश्चन को पढ़ो अच्छे से, रिफ्लेक्टेड रे इसके और इसके आर डैश का बीच का एंगल पूछ रहा है, फाई, उसको फाई माना, तो फाई की वैल्यू क्या होगी। सिंस देखो ये लाइन क्या है, ये पूरा लिनियर पेयर है, 180 डिग्री का है, तो क्या होगा, 180 डिग्री इज इक्वल टू 60 डिग्री प्लस इस वाले एंगल को कवर कर लिया, ठीक है, प्लस 5 प्लस ये वाले एंगल, इसको, इसका एंगल क्या होगा, आर डबल डैश मान लो, ठीक है, आर डबल डैश, इस एंगल को आर डबल डैश मान लिया अपन ने। तो देखो इसको स्नेल्स लॉ लगा के इजीली निकाल सकते हो, म्यू साइन थीटा इक्वल टू कांस्टेंट होता है ना, म्यू साइन थीटा इक्वल टू कांस्टेंट होता है, जस्ट इतना ही याद रखते हैं, जैसे म्यू 1 साइन 1 ऐसे याद रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर जगह लगेगा, जस्ट इतना याद रखो, म्यू साइन थीटा कांस्टेंट होता है, तो म्यू 1 इंटू साइन थीटा 1 इक्वल टू म्यू 2 इंटू साइन थीटा 2, कंपेयर कर सकते हैं, तो उससे आ जाएगा। तो म्यू 1 की वैल्यू एयर मीडियम है इक्वल टू साइन इंसिडेंस 60 डिग्री, 60 डिग्री की वैल्यू क्या आता है, √3/2, और इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3 है इंटू साइन आर डबल डैश, तो ये क्या होगा, आर डबल डैश की वैल्यू 30 डिग्री होगा, तो पुट करो, आंसर क्या आ जाएगा, फाई की वैल्यू आ जाएगा 90 डिग्री। अब ऑप्शन कौन सा है, 90 डिग्री, थर्ड ऑप्शन, तो थर्ड को टिक करो और आगे बढ़ो, ठीक है, 90 डिग्री। आई होप तुम्हें सॉल्यूशन में काफ़ी मज़ा आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, जब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग।